गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं ममता शर्मा आदर्श बाल निकेतन उच्च माध्यमिक विद्यालय में हिंदी अध्यापिका आप सभी बच्चों का हिंदी ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट, हम अपनी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 1 से पाठ 14 का अध्ययन करेंगे, जिसका हमने एक भाग का अध्ययन कर लिया था। आज हम इसके दूसरे भाग का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है लोकगीत और जिसके लेखक हैं भगवत शरण उपाध्याय। भगवत शरण उपाध्याय ने हमें जो लोकगीत हैं उनके बारे में बताया है कि लोकगीत होते हैं वो किसी लोक विशेष में गाए जाने वाले लोगों के गीत होते हैं, सीधे जनता के संगीत होते हैं और इन्हें किसी विशेष अवसरों पर गाया जाता है। और ये अपने अपने इलाके के अपने अलग अलग जो गीत होते हैं और इन्हें बड़ी ही आनंद के साथ, प्रसन्नता के साथ है वो स्त्रियां है वो गाती है। तो हम इसके अब दूसरे जो भाग हैं उसको हम पढ़ते हैं। पेज नंबर अपना है 99। भोजपुरी में करीब 30-40 वर्षों से विदेशिया का प्रचार हुआ है। गाने वालों को अनेक समूह इन्हें गाते हुए देहातों में फिरते हैं। कि भोजपुरी में करीब 30-40 वर्षों से किसका प्रचार हुआ है? विदेशिया का प्रचार हुआ है। इसको अंडरलाइन कर लीजिए आप लोग। भोजपुरी में करीब 30-40 वर्षों से विदेशिया का प्रचार हुआ है और गाने वालों के जो अनेक समूह है वो उन्हें गाते हैं, घूमते हैं, यानी सब जगह इनको गाते हैं। और ये सब जगह विदेशिया का जो प्रचार है वो सब जगह हुआ है। उधर के जिलों में, विशेषकर बिहार में, विदेशियों से बढ़कर दूसरे गाने लोकप्रिय हैं। उधर के जिलों में देखें तो विशेष करके जो बिहार में देखें तो विदेशिया से बढ़कर कोई दूसरा लोक गाना है वो लोकप्रिय नहीं है। यानी बिहार में जो विदेशिया है वो जो गाना है गाने हैं वो इतने प्रसिद्ध हुए हैं कि उसके अलावा वहाँ पर कोई दूसरे गीत है वो पसंद ही नहीं किए जाते हैं। इन गीतों में अधिकतर रसिक प्रियों और प्रियाओं की बात रहती है। इन गीतों में किन की बात रहती है? इन गीतों में अधिकतर जो रसिक प्रियाओं और प्रियाओं की बात है वो रहती है। और परदेशी प्रेमी की इसमें करुणा और विरह का रस बरसता है। कि परदेशी प्रेमी यानी कोई प्रेमी प्रेमिका है और उसका जो प्रेमी है या पति है वो उसे छोड़कर परदेश में रह रहा है और उसके विरह में जो गीत गाए जाते हैं वो विरह के गीत होते हैं और उनमें विरह का रस बरसता है। यानी अपने प्रिय से अलग होने की स्थिति को हम क्या कहेंगे? विरह। कि उसके विरह में वह जी रही है। तो ये वो विरह के गीत उस अवसर पर गाए जाते हैं। जंगल की जातियों आदि के भी दल गीत होते हैं जो अधिकतर बिरहा आदि में गाए जाते हैं। पुरुष एक और स्त्रियां दूसरी और एक दूसरे के जवाब के रूप में दल बंधकर गाते हैं और दिशाएं गुंजा देते हैं। पर इधर कुछ काल से इस प्रकार के दलीय गायन का ह्रास हुआ है। कि जो जंगल की जो जातियां होती है वो भी क्या करते हैं? दल में गीत गाते हैं, यानी समूहों में इकट्ठा होकर के गीत गाते हैं। जैसे भील है और भील भील वगैरह हैं, खोड़ है, खराड़ है, मुंडा है, भील है, संथाल है, जो कि अधिकतर जंगल की जातियां हैं। ये भी क्या करते हैं? दल में गीत गाते हैं, यानी इकट्ठा होकर के गीत गाते हैं। और अधिकतर कौन से गीत गाते हैं? ये बिरहा के गीत गाते हैं। जो इसमें पुरुष भी होते हैं और स्त्रियां होती है। तो एक तरफ तो रहता है पुरुष, एक तरफ रहती है स्त्रियां, और वो एक दूसरे को जवाब के रूप में दल के रूप में बांध कर गाते हैं। जैसे पक्ष और विपक्ष जिसे हम कहें कि एक पक्ष हो जाए, एक विपक्ष हो गया, जिसे तो ये दोनों क्या करते हैं? पक्ष विपक्ष नहीं, सॉरी, जैसे दो दल बन गए, एक दल हो गया स्त्रियों का, एक दल हो गया पुरुषों का। तो जो स्त्रियां होंगी वो गाएगी, जैसे आप अंताक्षरी नहीं खेलते हो क्या, उस तरीके से कि स्त्रियां है वह गाती है, फिर उसका उत्तर है वो पुरुष देते हैं, पुरुष गाते हैं, फिर उनका स्त्रियां देती है।
और इस प्रकार उनकी जो प्रतिस्पर्धा है वो चलती रहती है और वे इससे इतने अच्छे से गाते हैं कि सारी दिशाएं हैं वो गुंजायमान हो जाती है। पर इधर कुछ काल से यानी लेकिन अब है वो कुछ काल से इस प्रकार के जो दलीय गीत है, दलीय गीत से मतलब है जो दल में गाए जाने वाले गीत है, उनका थोड़ा ह्रास हुआ है। एक दूसरे प्रकार के बड़े लोकप्रिय गाने आल्हा के हैं। एक दूसरे जो बड़े लोकप्रिय गाने हैं वो किसके हैं? आल्हा के हैं और ये अधिकतर ये बुंदेलखंडी में गाए जाते हैं। और अधिकतर ये किस भाषा में गाए जाते हैं? बुंदेलखंड में गाए जाते हैं। आरंभ तो इनका चंदेल राजाओं के राजकवि जन्निक से माना जाता है। इनका आरंभ कैसे माना जाता है? इनका आरंभ था चंदेल राजाओं के राजकवि थे जिसका नाम था जन्निक, उनसे माना जाता है। जो आला जो लोकप्रिय गाने हैं आला और जो बुंदेलखंडी में गाए जाते हैं, तो इनका जो आरंभ है वो जो चंदेल राजा थे और चंदेल राजाओं के जो राजकवि थे जन्निक, उनसे माना जाता है, जिसने आल्हा उदल की वीरता का अपने महाकाव्य में बखान किया है। जिसने आल्हा उदल नामक दो वीर थे, उन्होंने किस प्रकार से अपने शौर्य का प्रदर्शन किया था, वीरता का प्रदर्शन किया था, इसका उन्होंने वर्णन अपने महाकाव्य में किया है। पर निश्चय ही उसके छंद को लेकर जनबोली में उसके विषय को दूसरे देहाती कवियों ने भी समय समय पर अपने गीतों में उतारा और ये गीत हमारे गाँव में आज भी बहुत प्रेम से गाए जाते हैं। लेखक कह रहे हैं, पर निश्चय उसके छंद को लेकर जनबोली में उसके विषय को दूसरे देहाती कवियों ने भी, यानी इसके निश्चय ही ये कह रहे हैं कि जनबोली यानी लोगों की जो बोली है उसमें जो दूसरे देहात के रहने वाले जो कवि है, उन्होंने भी समय समय पर इन जो गीतों को अपने इलाकों में उतारा है और ये गीत और गांव में आज भी बहुत प्रेम से गाए जाते हैं। इसको हम अंडरलाइन करेंगे। एक दूसरे प्रकार के बड़े लोकप्रिय गाने आल्हा की है। एक प्रश्न ऐसे पूछा जा सकता है कि दूसरे प्रकार के बड़े लोकप्रिय गाने कौन से हैं? तो वो आल्हा के हैं। कौन सी भाषा किस में गाए जाते हैं? ये बुंदेलखंडी में गाए जाते हैं। फिर प्रश्न हो सकता है कि इनका आरंभ किससे माना जाता है? तो इनका आरंभ है वो चंदेल राजाओं के राजकवि जन्निक से माना जाता है। इसमें किसकी वीरता का बखान किया गया है? इसमें आल्हा उदल की वीरता का बखान किया गया है। तो यहाँ तक एक से लेके और बखान किया गया है तक हम अंडरलाइन कर लेंगे। अगर बड़ा प्रश्न आता है तब भी ये अपना उत्तर हो जाएगा। इसमें से 3 प्रश्न पूछे जाएंगे तब भी अपने अलग अलग प्रकार के ये उत्तर हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। इन्हें गाने वाले गांव गांव ढोलक लिए गाते फिरते हैं। इसी की सीमा पर उन गीतों का भी स्थान है जिन्हें नट रस्सियों पर खेल करते हुए गाते हैं। अधिकतर ये गद्य पद्यात्मक हैं और इनके अपने बोल हैं। इन्हें गाने वाले गांव गांव में ढोलक लिए गाते फिरते हैं, यानी जो ये गीत हैं इनको गाने वाले गांव गांव में ढोलक लिए फिरते हैं, यानी ढोलक के साथ गाते हैं वो। और इसी की सीमा पर उन गीतों का भी स्थान है और जिन्हें नट रस्सियों पर खेल करते हुए गाते हैं। और जो नट होते हैं, नटों का खेल आपने भी देखा होगा, जिन पर नट होते हैं वो ऐसे ऐसे खंबे से बांध दिए जाते हैं, उन पर रस्सियाँ बांध दी जाती है और फिर उन पर जो वो नट होते हैं वो चलते हैं और अनेक प्रकार के करतब दिखाते हैं और करतब दिखाते वो गीत गाते हैं। तो लेखक हमें वही कह रहे हैं भगवत शरण उपाध्याय कि इनको इन गीतों को भी वह जो नट होते हैं और रस्सियों पर जो खेल खेलते हैं वह भी गाते हैं। अधिकतर ये गद्य पद्यात्मक है और इनके अपने बोल है। अधिकतर ये गद्य किसमें है? पद्यात्मक में। अंडरलाइन कर लीजिए। इसमें अपने उसके 2 भाग होते हैं, गद्यात्मक और पद्यात्मक। तो ये पद्यात्मक में गाए जाते हैं। अनंत संख्या अपने देश में स्त्रियों के गीतों की है। अनंत संख्या अपने देश में किन गीतों की है? स्त्रियों के गीतों की है। तो ये गीत भी लोकगीत ही, पर अधिकतर इन्हें औरतें ही गाती है। इन्हें सिजरती भी अधिकतर वही है। वैसे मर्द रचने वालों
या गाने वालों की भी कमी नहीं है, पर इन गीतों का संबंध विशेषतः स्त्रियों से ही है। इस दृष्टि से भारत इस दिशा में सभी देशों से भिन्न है, क्योंकि संसार के अन्य देशों में स्त्रियों के अपने गीत मर्दों या जनगीतों से अलग और भिन्न नहीं है, मिले जुले हैं। कि जो अनंत संख्या है अपने गीतों की गाने वालों की, वो किसकी है? किसकी है? स्त्रियों की है। और ये स्त्री है, ये गाती भी क्या है? लोकगीत ही गाती हैं। और ये बहुत सारी इकट्ठे हैं होकर के औरतें इन्हें गाती हैं। और इनमें थोड़ा बहुत जो संशोधन करना है, थोड़ा बहुत सुधार करना है, वह भी औरतें करते हैं। और वैसे रचने वालों या गाने वालों की कमी नहीं है। वैसे इनकी गीतों की रचना करने वाले मर्द भी कम नहीं है और गाने वाले भी कम नहीं है, लेकिन अधिकतर इन्हें स्त्रियां ही गाती है, क्योंकि संसार के अन्य देशों में स्त्रियों के अपने गीत मर्दों या जनगीतों से अलग और भिन्न नहीं है। क्योंकि संसार के जो अन्य देश हैं उनमें स्त्रियों के अपने गीत नहीं है, वो मर्दों या जनगीतों से अलग नहीं है, वह मिले जुले हैं। त्योहारों पर नदियों में नहाते समय के, नहाने जाते हुए राह के, विवाह के, मटकोड़ ज्योनार के, संबंधियों के लिए प्रेम युक्त गाली के, जन्म आदि सभी अवसरों के अलग अलग गीत हैं जो स्त्रियां इन्हें गाती हैं। इन अवसरों पर कुछ आज से ही नहीं, बड़े प्राचीन काल से ही गाती रही हैं। कि स्त्रियों के कौन कौन से गीत हैं? स्त्रियों के हैं त्योहारों पर, त्योहार होते हैं जैसे हमारे रक्षाबंधन है, होली है, दीपावली है, दशहरा है, और भी त्यौहार अपने आते हैं, इन पर औरतें हैं वह गीत गाती हैं। नदियों में नहाते समय के, नदियों में नहाने जाते समय के भी गीत हैं जिन्हें स्त्रियां गाती है। नहाने जाते हुए राह के, यानी जब स्त्रियां नदियों में नहाने के लिए जाती है तो जाते हुए रास्ते के भी गीत हैं जिन्हें स्त्रियां गाती है। विवाह के अलग गीत होते हैं और संबंधियों के लिए प्रेम युक्त गाली के अलग। कि संबंधी होते हैं, सगे होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, उनके लिए भी प्रेम युक्त गाली के भी अलग अलग गीत हैं। जो आदि सभी अवसरों के अलग अलग गीत होते हैं जो स्त्रियां अलग अलग समय पर इन्हें गाती है। इसको भी अंडरलाइन करेंगे। त्योहारों पर से लेके और स्त्रियां गाती है, यहाँ तक अंडरलाइन करेंगे कि स्त्रियों के कौन कौन से गीत है और किन अवसरों पर वो गाती है। तो यह उसका उत्तर हो जाएगा। प्राचीन काल में ही वे गाती रही हैं। महाकवि कालिदास आदि ने भी अपने ग्रंथों में उनके गीतों का हवाला दिया है। सोहर बानी, सेहरा आदि उनके अनंत गानों में से कुछ है। वैसे तो 12 मासे पुरुषों के साथ नारियां भी गाती है। कि महाकवि कालिदास ने भी अपने अनेक ग्रंथों में गीतों का हवाला दिया। यानी कालिदास है जो महाकवि है, उन्हें महाकवि की उपाधि मिली हुई है। उन्होंने अनेक संस्कृत ग्रंथों की रचना करी है। अभिज्ञान शाकुंतलम इस प्रकार से ये उनका प्रसिद्ध काव्य ग्रंथ है। तो इस प्रकार उन्होंने जो काव्य रचना की है, उन्होंने भी अपने गीतों में इनको हवाला दिया है कि इस प्रकार से लोकगीत होते हैं। और 12 मासे पुरुषों के साथ नारियां भी गाती है। यानी 12 मासे यानी 12 महीनों में गाने वाले जो गीत हैं वो भी पुरुषों के साथ नारियां भी गाती है। एक विशेष बात यह है कि नारियों के गाने साधारणतः अकेले नहीं गाए जाते हैं, दल बांधकर गाए जाते हैं। कि एक विशेष बात क्या है कि जो नारियां यानी जो स्त्रियां जो गीत गाती हैं वो अकेले नहीं गाए जाते हैं। स्त्रियां उन्हें एक साथ दल में होकर गाती है। यानी आप भी देखते हो कि आपके शादी के अवसर पर या कोई जैसे किसी के लड़का होता है, तब कोई सगाई होने पर आप देखते हो कि स्त्रियां वो इकट्ठी होती है और इकट्ठा होकर गीत गाती है। आप भी देखते हो ना। तो ये गीत क्या है? अकेले गाए जाने वाले गीत नहीं है। अकेले गीत गाए जाने वाले वैसे तो गा सकते हैं अकेले भी, लेकिन उनमें वो मज़ा, वो आनंद नहीं आता जो कि स्त्रियां मिलजुल कर यदि उसी गीत को गाए तो उसमें बड़ा ही आनंद आता है। तो अधिकतर ये गीत हैं वो स्त्रियां गाती है
अकेले नहीं गाती है, दल बांधकर गाती है, क्योंकि दल बांधकर गाने से ही उन गीतों का आनंद आता है। अनेक कंठ एक साथ फूटते हैं, तथापि अधिकतर उनमें मेल नहीं होता, फिर भी त्योहारों और शुभ अवसरों पर बहुत ही भले लगते हैं कि अनेक कंठ एक साथ फूटते हैं, यानी अनेक स्त्रियां एक साथ गाएगी तो सबकी अलग अलग आवाज़ है वो आएगी। किसी की मधुर भी हो सकती है, किसी की कर्कश भी हो सकती है, किसी की बहुत ज़्यादा अच्छी हो सकती है। तो ये लेखक कह रहे हैं कि अनेक कंठ है वो एक साथ फूटते हैं, और ऐसा भी होता है कि इनमें आपस में मेल भी नहीं बैठता है। कोई तेज़ आवाज़ में गा रहा है, कोई धीमी आवाज़ में गा रहा है, लेकिन वो ये जो त्यौहार होते हैं, शुभ अवसर होते हैं, इन पर ये गीत बहुत ही अच्छे लगते हैं। गाँव और नगरों में गायिकाएँ भी होती है। गाँव में और नगरों में गायिकाएँ जो गीतों को गाने वाली होती है, वो गायिकाएँ भी होती है, जो विवाह जन्म आदि के अवसर पर गाने के लिए बुला ली जाती है। जो विवाह के अवसर पर या जन्म के अवसर पर बुला ली जाती है, यानी इन लोकगीतों को गाने वाली कुछ स्त्रियां जिन्हें इन लोकगीतों में पारंगत होती है, वह लोकगीत गाने का काम करती है। जो विवाह के अवसर पर, सगाई के अवसर पर, जन्म के अवसर पर उन गाने वाले को, जो ये गाती हैं गीत, उनको बुलाया जाता है और वह इनको गाती हैं। सभी ऋतुओं में स्त्रियां उल्लासित होकर दल बांधकर गाती है, पर होली, बरसात की कजरी आदि तो उनकी अपनी चीज है। सभी ऋतुओं में स्त्रियां हैं वो उल्लासित होकर यानी प्रसन्न होकर दल बांधकर गाती है, पर होली, बरसात की कजरी आदि में उनकी अपनी चीज हैं, जो सुनते ही बनती है। पूरब की बोलियों में अधिकतर मैथिली, कोकिल, विद्यापति के गीत गाए जाते हैं। पर पूरब की बोली में अधिकतर किसके गीत गाए जाते हैं? मैथिल कोकिल, यानी मैथिल के कोकिल किसा कहा गया है? विद्यापति को, उनके गीत गाए जाते हैं। पर सारे देश के कश्मीर से कन्याकुमारी, केरल तक और काठियावाड़, गुजरात, राजस्थान से उड़ीसा, आंध्र प्रदेश तक अपने अपने विद्यापति है। पर सारे कश्मीर से कन्याकुमारी तक के, केरल के, काठियावाड़ के, गुजरात के, राजस्थान के, उड़ीसा के, आंध्र प्रदेश के अपने अपने विद्यापति। अपने अपने विद्यापति से मतलब क्या है कि अपने अपने इलाके के अपने अपने गाने वाले हैं, विशेषज्ञ हैं। इनको गाने में इनको पारंगत हासिल है, और वह अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने गीत है वो गाते हैं। एक बार अंडरलाइन कर लो, एक विशेष बात से लेके और यहाँ तक दल बांध गाने के लिए बुला ली जाती है। यहाँ तक अंडरलाइन कर लो, एक विशेष बात से लेके और गाने के लिए बुला ली जाती है, यहाँ तक अंडरलाइन कर लीजिए। स्त्रियाँ ढोलक की मदद से गाती है, अधिकतर उनके गाने के साथ नाच का भी पुट होता है। स्त्रियाँ किसकी मदद से गाती है? स्त्रियाँ अधिकतर ढोलक की मदद से गाती है, और अधिकतर जो इनके गाने हैं वो उनमें नाच का भी पुट रहता है, यानी स्त्रियां हैं वो ढोलक के साथ गाएगी। ढोलक के साथ गाने से उनमें एक उमंग उड़ती है और वह नाचने लग जाती है, तो उसमें एक नाचने का पुट भी होता है। गुजरात का एक प्रकार का दलीय गायन गरबा है, जिसे विशेष विधि से घेरे में घूम घूम कर औरतें गाती है। आपने देखा था कि गुजरात का जो नृत्य है गरबा, और ये एक दलीय गायन है जिसमें स्त्रियां हैं वो इसे गोला बना लेती हैं, और गोला बना के और फिर घूम घूम कर औरतें गाती भी हैं और नृत्य भी करती है। गरबा नृत्य होता है ना, जिसमें औरतें गीत भी गाएगी और नाचेगी भी। तो इस प्रकार वो दल बांधकर एक विशेष विधि से घेरे में घूम घूम कर गीत गाती हुई नाचती भी है। साथ ही लड़कियां भी बजाती जाती है, जो बाजे का काम करती है। इसमें नाच गाने साथ चलते हैं। वस्तुतः यह नाच ही है, सभी प्रांतों में ये लोकप्रिय हो चला है। इसी प्रकार होली के अवसर पर ब्रज में रसिया चलता है, जिसे दल के दल लोग गाते हैं, स्त्रियां विशेष तौर पर। ऐसे ही जो गरबा है वो आजकल केवल गुजरात में ही नहीं होता, यह गरबा है वो सारे भारत में प्रसिद्ध है, और स्त्रियां इन्हें क्या करती हैं? दल बांधकर साथ गाती है। लड़कियां है वो बाजे बजाती है, बाजे का काम करती है। इसमें
क्या होता है, इसकी क्या विशेषता है कि इसमें नाच और गाना दोनों काम एक साथ होता है। और वस्तुतः ये नाच ही सभी प्रांतों में लोकप्रिय हो चला है, ये सभी प्रांतों में लोकप्रिय हो चला है, यानी केवल गुजरात में ही नहीं चलता, ये गरबा सभी जगह लोकप्रिय हो गया है। इसी प्रकार होली है, होली के अवसर पर क्या चलता है, ब्रज में रसिया चलता है। ब्रज में क्या चलता है, इसको अंडरलाइन कर लीजिए। इसी प्रकार होली के अवसर पर ब्रज में रसिया चलता है, जिसे दल के लोग गाते हैं और विशेष तौर पर स्त्रियां, जिसे दल के दल लोग गाते हैं, यानी एक साथ मिलकर के लोग, बहुत सारे लोग इकट्ठा होकर के गाते हैं, लेकिन विशेष करके कौन गाता है, इसको स्त्रियां गाती है। गाँव के गीतों के वास्तव में अनंत प्रकार हैं। जीवन जहाँ इठला इठला कर लहराता है, वहाँ भला आनंद के स्रोतों की कमी हो सकती है। उद्दाम जीवन के ही वहाँ के अनंत संख्यक गाने प्रतीक है। तो गाँव के गीतों के वास्तव में अनंत प्रकार है, लेखक कह रहे हैं और भगवत शरण उपाध्याय कि वास्तव में जो गीत हैं उनके अनंत प्रकार हैं, और वहाँ जीवन इठला इठला कर लहराता है, यानी गाने में और नाचने में उनको इतना आनंद आता है कि वहाँ ऐसे लगता है कि जीवन लहरा रहा है। और आनंद के स्रोतों की कमी हो, वहाँ भला आनंद के स्रोतों की कमी हो सकती है क्या? वो कह रहे हैं जहाँ पर ऐसा है, जहाँ पर स्त्रियाँ हैं, दल बांध कर गाती है, नृत्य करती है, वहाँ आनंद के स्रोतों की कमी हो सकती है। आनंद के स्रोत यानी आजकल हम आनंद कहाँ ढूंढते हैं, अपना मनोरंजन कहाँ ढूंढते हैं, टीवी में, मोबाइल में। लेकिन ये जो गरबा है, ये जो नृत्य है, ये जो गीत है, इनका जो आनंद है और वो कहाँ हो ही नहीं सकता, इनसे बढ़कर अन्य कोई स्रोत हो ही नहीं सकता। क्योंकि ये जो गाने हैं ये हमें हमारे हृदय को प्रसन्नता देते हैं, उल्लासित करते हैं, हम प्रसन्न रहते हैं। और सगे संबंधियों में और विवाह के अवसरों पर जब ये गीत गाते हैं तो एक नई प्रकार की उमंग है, एक नए प्रकार का जोश है, वो सब में भर जाता है। तो हमारा जो चैप्टर है अपना लोकगीत, यह समाप्त हो गया है। इसका दूसरा भाग भी हमने पढ़ लिया है। अब इसके हम क्वेश्चन आंसर है वह देख लेते हैं, प्रश्नोत्तर देख लेते हैं इसके। पहला प्रश्न है अपना, निबंध में लोकगीतों के किन पक्षों की चर्चा की गई है, बिंदुओं के रूप में लिखिए। कि लोकगीत हैं, इनके निबंध में लोकगीतों के किन पक्षों की चर्चा की गई है, उनको बिंदुओं के रूप में हमें लिखना है। तो निबंध में लोकगीतों के रचना पक्ष की, लोकप्रियता पक्ष की, प्रकाशन पक्ष की, लोकगीतों के विषय वस्तु, लोकगीतों के प्रकार और लोकगीतों की भाषा और गायक समूह, इन पक्षों की चर्चा है वो की गई है। फिर है हमारे यहाँ स्त्रियों के खास गीत कौन कौन से हैं, हमने अभी पढ़ा था। हमारे यहाँ स्त्रियों के खास गीत है, पेज नंबर 100 पे हमने पढ़ा था। त्योहार पर नदियों में नहाते समय के, नहाने जाते हुए राह के, विवाह के, मटकोर ज्योनार के, संबंधियों के लिए, प्रेमिक गाली के, जन्म आदि सभी अवसरों पर अलग अलग गीत है जो स्त्रियां गाती हैं। इसको मैंने अंडरलाइन करवाया था। और इसका हमारे यहाँ स्त्रियों के खास गीत कौन है, तो इसका उत्तर ये है, हो जाएगा। फिर अगला है, निबंध के आधार पर और अपने अनुभव के आधार पर यदि आपको लोकगीत सुनने को मिले तो तुम लोकगीतों की कौन सी विशेषताएं बता सकते हैं। हमने पाठ के शुरू में पढ़ा था पेज नंबर 99 पे के 99 नहीं 98 पे, कि लोकगीत की अपनी विशेषताएं हैं। जैसे लोकगीत है वो अपनी लोच के लिए, ताजगी के लिए और लोकप्रियता में शास्त्रीय संगीत से भिन्न है, ये शास्त्रीय संगीत से अलग हैं। और लोकगीत हैं वो सीधे जनता के गीत हैं। अपना चैप्टर जहाँ शुरू हो रहा है उसका फर्स्ट पैराग्राफ है, इसको हम पॉइंट बनाकर लिख देंगे कि लोकगीत है वो सीधे जनता के संगीत हैं और घर गांव और नगर की जनता के गीत हैं। फिर चौथा पॉइंट करेंगे कि इन लोकगीत के गाने के लिए किसी साधना की जरूरत नहीं होती है। और पांचवा लिखेंगे, त्योहार और विशेष अवसरों पर, त्योहार पर और विशेष अवसरों पर ये गाए जाते हैं। और छठा लिखेंगे, इनके रचने वाले भी अधिकतर गांव के लिए लोग ही हैं। और सातवां पॉइंट हम इसकी विशेषता में लिखेंगे कि ये गीत है वो बाजों की मदद के बिना ही साधारण ढोलक, झांझ
करताल या बांसुरी आदि की मदद से गाए जाते हैं। तो इनके गाने के लिए हमें किसी और वाद्य यंत्र की जरूरत नहीं पड़ती। ये साधारण ढोलक, सांझ, करताल, बांसुरी आदि की सहायता से भी गाए जाते हैं। अगला है, पर सारे देश के अपने अपने विद्यापति हैं। इस वाक्य का क्या अर्थ है? पाठ पढ़कर मालूम करो और लिखो। कि सारे देश के अपने अपने विद्यापति है। इस वाक्य का यह अर्थ है कि सारे देश के अलग अलग इलाकों के अलग अलग गीतकार और गायक हैं। कि इस देश के, हमारा जो भारत देश है, इसके अलग अलग इलाकों के अलग अलग गायकार हैं और अलग अलग गीतकार हैं और गायक हैं। फिर है, लोक शब्द में कुछ जोड़कर इतने जितने शब्द तुम्हें सूझे उनकी सूची बनाओ। और जैसे लोक कला, उन्होंने एक शब्द दे दिया तो हम लिख सकते हैं, जैसे लोकतंत्र है, लोकोक्ति है, लोकगीत है, लोकप्रिय है, लोकहित है, लोक चिंतन है। कितने ही शब्द है जो हमसे बन सकते हैं। जैसे लोकतंत्र को वाक्य प्रयोग भी करना है तो इसका वाक्य प्रयोग लोकतंत्र, तो भारत एक लोकतंत्र, भारत के में लोकतंत्र है। फिर लोकोक्ति कि 1 और 11 होते हैं, यह लोकोक्ति बहुत प्रसिद्ध है। फिर है लोकगीत, लोकगीत है वो हमें सुनने में बहुत अच्छे लगते हैं। लोकप्रिय, राजस्थान पत्रिका हमारे देश का लोकप्रिय समाचार पत्र है। लोकहित, हमारे नेताओं को लोकहित का ध्यान रखना चाहिए। लोक चिंतन, लोक चिंतन से सभी समस्याओं का हल निकाला जा सकता है। तो इस प्रकार है जो इससे हम इन शब्दों का चयन कर सकते हैं और इनसे यह वाक्य भी बना सकते हैं। फिर है कि अपना प्रश्न कि 12मासा गीत में साल के 12 महीनों का वर्णन होता है। अगले पृष्ठ पर विभिन्न अंकों से जुड़े कुछ शब्द दिए गए हैं, इन्हें पढ़ो और अनुमान लगाओ कि इनका क्या अर्थ है और वह अर्थ क्यों है। इस सूची में तुम अपने मन में विचार सोचकर कुछ शब्द जोड़ सकते हो। तो दिया है जैसे एक तारा, यानी एक तार वाला जो वाद्य होता है उसे एक तारा कहते हैं। फिर है सरपंच, जो पंचों का मुखिया होता है उसे सरपंच कहते हैं। फिर है चारपाई, यानी 4 पैरों वाली होती है जिसे खाट कहते हैं हम, वो चारपाई होती है। सप्त ऋषि यानी 7 तारों का समूह है। अठन्नी यानी 8 आने यानी 50 पैसे। तिराहा यानी 3 राहों वाला रास्ता। और दोपहर यानी मध्याह्न का भोजन, दोपहर यानी मध्याह्न का भोजन। छमाई यानी 6 महीनों का समूह है। नवरात्रा 9 रातों का समूह है। चौराहा, जहाँ 4 रास्ते मिलते हो उसे हम चौराहा कहते हैं। दशानन यानी 10 मुख वाला। 10 मुख वाला कौन था? आप सभी जानते हैं कि 10 मुख किसके थे? रावण के। तो उसे क्या कहते थे? दशानन कहते थे, यानी 10 सिर थे इसलिए उन्हें दशानन कहते थे। तो 10 मुख वाला रावण। त्रिकोण, त्रिकोण यानी 3 कोने वाला। चतुर्भुज, चतुर्भुज यानी 4 भुजाओं वाला। शताब्दी 100 वर्षों का समूह है। दशक 10 वर्षों का समूह है। फिर अगला है कि जैसे जैसे शहर फैल रहे हैं और गांव सिकुड़ रहे हैं, लोकगीतों पर इनका क्या असर पड़ रहा है। तो जैसे जैसे शहर फैल रहे हैं और गांव सिकुड़ रहे हैं, इनका असर जो लोकगीतों पर बहुत ही बुरा पड़ रहा है। धीरे धीरे ये लोकगीत हैं वो लुप्त या फिर जिसे हम गायब या कम होते हुए कह सकते हैं, होते जा रहे हैं। उनकी जगह अब किसने ले ली है? उनकी जगह, लोकगीतों की जगह फिल्मों ने ले ली है। और विवाह जैसे शुभ अवसरों पर भी लोकगीत है वो कम ही सुनने को मिलते हैं। हमें लोकगीतों के महत्व को समझना होगा और अपनी संस्कृति को बचाने का हमें प्रयास करना होगा। अगर हम अपने लोकगीतों को नहीं समझेंगे, इनको नहीं बचाएंगे, तो हमारी संस्कृति है वो यहाँ पर समाप्त हो जाएगी। इसलिए अगर हमें लोकगीतों को बचाना है तो हमें इसके महत्व को समझना होगा और अपनी संस्कृति को बचाने का हमें प्रयास करना होगा। तो स्टूडेंट, हमारा जो ये चैप्टर है यह कंप्लीट हो गया है। हमने इसके प्रश्नोत्तर भी हल कर लिए हैं। अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आई हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं।
किसी को पूछना है क्या? प्रज्ञा। नो मैम। हाँ बेटा, आपने चैप्टर कर लिए क्या वर्षा? चैप्टर कर लिए क्या 13 तक? हेलो नो मैम। बेटा, कंप्लीट करो। और लर्न तो कर रहे हो ना, आपके एग्जाम है ना बेटा? यस मैम। यस हाँ मैम। ठीक है क्या? ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।